Myself Namrata. Welcome to our channel Consult and Care. As we all know, March is observed as colorectal cancer awareness month. So today we have a very special guest, Dr. Harshvardhan Atre, who is a specialist in medical and hemato-oncology, and he is currently practicing in Vedanta Hospital in Lucknow. Thank you. Welcome, sir. It's a huge honor to have you on this channel. Sir, would you like to introduce yourself? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन अत्रे हूँ. मैं एक मेडिकल एंड हेमेटोन्कोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम करेंटली वर्किंग एट वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ एज डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी. Okay. Thank you, sir. Sir, as we all know, March is colorectal cancer awareness month. So today we are going to discuss about the disease. So first, would you like to tell us about the overview, like colorectal cancer क्या होता है? एक कोलोरेक्टल कैंसर वो कैंसर है जो आपकी छोटी या बड़ी आंत, जैसे कोलन या रेक्टम, बड़ी आंत में होता है. बड़ी आंत का बेसिकली काम है वाटर या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फूड वेस्ट, जो फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाने के बाद जो बचता है उसको एक्सक्रीट कर देना. तो इसमें अगर कोई कैंसर हो जाए तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं. कोलोरेक्टल कैंसर यूजुअली दुनिया का थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है और दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों में टॉप 5 कैंसर्स में स्थान रखता है. तो अर्ली डिटेक्शन अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके लिए. So, sir, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर किसी को ये डिजीज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसको कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस हैं? कोलोरेक्टल कैंसर के अर्ली स्टेज में तो कोई लक्षण नहीं होते, क्योंकि अर्ली स्टेज में वो इतना छोटा होता है कि उससे कोई परेशानी यूजुअली नहीं होती. इसीलिए हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको जल्दी कैंसर को पकड़ना है, किसी भी कैंसर को पकड़ना है, तो आपको यूजुअल स्क्रीनिंग करानी चाहिए. लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ स्टेज है तो उसमें स्टूल्स में ब्लड का आना या फिर लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होना, पेट में लगातार दर्द रहना, बाउल हैबिट्स का चेंज होना, जैसे कभी डायरिया होने लगा, कभी कॉन्स्टिपेशन बार बार होने लगे, वेट लॉस होता जा रहा हो, यानी 6 महीने में आपका 10% से ज्यादा वेट गिर गया हो, फटीग या वीकनेस ज्यादा रहने लगी हो, ये सारे सिम्टम्स बाउल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं. ओके, मतलब अगर इनमें से कोई लक्षण अगर है तो इसका मतलब है कि कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस हैं. सिर्फ एक लक्षण नहीं, मैं कहूंगा कि अगर कॉम्बिनेशन में ये लक्षण, मतलब पेट दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या रेक्टल ब्लीडिंग, ये तीनों लक्षण अगर आपको हैं तो जरूर चेक होना चाहिए. और फॉर दैट मैटर अगर कोई भी लक्षण है, फॉर दैट मैटर अगर कुछ भी लक्षण आ रहे हैं जो लंबे समय तक हैं, तो आपको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को. जी सर. और सर इसके क्या रीजंस क्या है, क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों होता है लोगों में, मतलब क्या रीजन क्या है इसके? देखिए, रिस्क फैक्टर सारे कैंसर्स के लगभग कॉमन होते हैं, जिसमें एजिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ साथ कैंसर होने का रिस्क बढ़ता रहता है. कैंसर होने का जो मेन रीजन है वो एजिंग या टूट फूट, शरीर में होने वाली टूट फूट है, जो रिपेयर होती रहती है टाइम के साथ. बट एज बढ़ने के साथ साथ वो रिपेयर कम होती चली जाती है, शरीर में जो रिपेयर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती. तो कैंसर का खतरा एज के साथ बढ़ता रहता है. फैमिली हिस्ट्री कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस हो और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ज्यादा हो तो दूसरे रिलेटिव्स को भी ये कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है. तो ये एक ऐसे कैंसर्स में से है जो फैमिली में रन करता है. दूसरी चीज है कि आप अगर कुछ तरह की बीमारी है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होता है कि उसमें बाउल में सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से ब्लीडिंग होना, पेट दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और Crohn's डिजीज, इन दो चीजों के आते हैं, इनमें इंक्रीज रिस्क होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कैंसर होने का. फिर आपकी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजम्पशन, ये सारी चीजें, रेड मीट का ज्यादा कंजम्पशन करना, ये सारी चीजें भी रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में आती हैं.
ओके सर। ओके, मतलब ये है कि जिनकी फैमिली में ये, जिसको अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उनको ज्यादा, उन लोगों को, उस फैमिली के लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जी। ओके सर। सर, इस बीमारी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो इसके डिटेक्शन के क्या वेज हैं? देखिए, दो तीन तरीके हैं। एक तो जो एक तरीका होता है कि इसको रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन कैसे करें। किसी को बीमारी जी। नहीं हुई है लेकिन अर्ली स्टेज में कैसे पता चले, किसी को कोई लक्षण नहीं है तो कैसे पता चले। तो स्क्रीनिंग जो है बेसिकली वो नॉर्मल पॉपुलेशन की ही की जाती है, और ऐसे लोगों में स्क्रीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी फैमिली में इस तरह के कैंसर हुए हो। जो हम फैमिली की हिस्ट्री की बात कर रहे थे उनके लिए, तो हम उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। 45 साल या उससे अधिक के लोगों को एक कोलोनोस्कोपी रिकमेंडेड है। एवरी 2 to 3 years कोलोनोस्कोपी का टेस्ट रिकमेंडेड है। अगर लक्षण है तो जल्दी कराना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की, उनको 25 years की एज से ही साल में एक बार कोलोनोस्कोपी का टेस्ट कराना चाहिए। तो मतलब जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है उनको अर्ली स्टेज में ही कोलोस्कोपी कराने चाहिए। अर्ली एज में मतलब 25 साल की उम्र के बाद से कोलोनोस्कोपी साल में एक बार कराते रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि और क्या कर सकते हैं हम इसको रोकने के लिए। तो आप हेल्दी डाइट खाइए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इन सब चीजों को ज्यादा इंक्लूड करिए। रेड मीट्स या प्रोसेस्ड मीट्स को कम कर दीजिए अपनी डाइट में से। टोबैको और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीजें कम कर दीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग कराइए, आप इससे बचे रह सकते हैं। जी सर। और सर, जैसे किसी को कोलोरेक्टल कैंसर अगर हो गया है तो उसके मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होंगे? क्या तरीके हैं ट्रीटमेंट्स के? देखिए, सबसे पहली चीज है कि कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगाना। कैसे पता लगे कि कोलोरेक्टल कैंसर ही हुआ है? तो उसके लिए जांचें होती हैं, जिसमें कोलोनोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, जिसमें स्कोप डाल के हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि आंत में कहाँ पर अल्सर है या गांठ है या कहाँ पर रुकावट है, और बायोप्सी हम ले सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है। दूसरी जांच है सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन हमको स्टेजिंग का पता बताता है कि कैंसर सिर्फ आंत की दीवार में ही है कि वहां से गांठों में चला गया है या फिर लीवर या और अंगों में भी चला गया है। तो सीटी स्कैन हमको ये बताता है। दूसरी ब्लड की जांचें होती है, जिसमें एक सीरम सीईए की जांच है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो बहुत सारे केसेस में बढ़ा हुआ रहता है। वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो ये सब जांचें करके हम पता लगा सकते हैं। अब हम स्टेज वाइज उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो स्टेज जो है बेसिकली अर्ली स्टेज अगर है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक अगर है, तो हमको प्राइमरी सर्जरी करना पड़ता है। उस एरिया को हमको काट कर निकालना पड़ता है। साथ में उसके साथ ही लिम्फ नोड्स में निकाली जा सकती है। तो स्टेज 1 अप टू स्टेज 2 सिर्फ सर्जरी की सहायता से ही ठीक किया जा सकता है। उनको फर्दर और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टेज 3 के कुछ केसेस और स्टेज 3 में भी ए, बी और सी होते हैं। स्टेज 3 के केसेस को कीमोथेरेपी, या स्टेज 2 के कुछ केसेस प्लस स्टेज 3 के कुछ केसेस को कीमोथेरेपी भी बाद में देना पड़ता है। और स्टेज 4 के केसेस में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सर्जरी का कोई रोल नहीं रहता, दूसरे अंगों में भी चला गया होता है कैंसर, उसमें कीमोथेरेपी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो कैंसर है आंत की वॉल से निकल के किसी और जगह चला तो गया है, टेक्निकली वो स्टेज 4 है, फिर भी हम उसको क्यूरेटिव इंटेंट से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि लीवर में सिर्फ एक गांठ चली गई है और बाकी का कैंसर जो है वो कन्फाइंड टू कोलन है। तो ऐसे केस में हम दोनों जगह का सर्जरी करके उसको अर्ली स्टेज की तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, और सही डॉक्टर, सही हॉस्पिटल का चुनाव बहुत जरूरी है आपके सही इलाज के लिए, कि वो एक्सपर्ट हो, वहां पर सारी सुविधाएं मौजूद हो और आप सही टाइम पर वहां पर पहुंच रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। सर, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेज 4 का कैंसर भी क्यूरेबल है? कुछ स्टेजेस में, कुछ मतलब इंसिडेंसेस में या कुछ केसेस में जिनमें जो स्टेज 4 हम कह रहे हैं उसमें डिजीज का बर्डन बहुत कम है,
अगर सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आंख में ही कन्फाइंड है कैंसर, बट जी। लीवर में एक जगह आ गया और वो टेक्निकली स्टेज 4 माना जा रहा है और सर्जरी करके हम उसको निकाल सकते हैं, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। स्टेज 4 में अगर डिजीज बहुत सारी जगह पे चली गई है, लीवर को बहुत डैमेज कर दिया है या फिर बहुत ज्यादा डिजीज इधर उधर फैल गई है, तो हम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम बीमारी को कंट्रोल करके लाइफ को बढ़ा सकते हैं, सिम्टम्स को कम जी। कर सकते हैं, मरीज को आराम पहुंचा सकते हैं। जी, मतलब ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो स्टेज 1 में, स्टेज 2 में उसको ट्रीट करना सक्सेसफुली ज्यादा इजी है। और बाकी इन सब जितनी डिग्रियों से जल्दी बचे। जी। जितनी जल्दी हम ट्रीट करेंगे उतना कम इलाज की जरूरत पड़ेगी, उतना कम पैसा खर्चा होगा और ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जी, और बाकी इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड, ये सारी चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने बताया। जी, जी। सो आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे ऑडियंस को दी है। आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये सारी चीजें जानने के बाद उनको इस कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट वो अपने आप को कर सकेंगे और अपने आप को सेव कर सकेंगे, और जिनको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं वो सही समय पर सही डॉक्टर को जांच करा के उसका अर्ली जो ट्रीटमेंट है होगा वो करा पाएंगे। ये सारी जी। इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।